जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार जो है और हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री जिस तरीक़ा से 2014 के बाद इकोनॉमी की स्थिति को बदला है और संभावनाओं को जो है तराश कर जितने भी सारी त्रुटियां हैं उनको गैप को पूरा करके ये सरकार कदम दर कदम भारत के खासकर मिडिल फैमिली जो है उनकी परेशानियों को ध्यान में रख करके और उनके लिए एक एक चीज़ जो उनके आर्थिक समृद्धि को और भी मजबूत करता है उसके अनुसार और उसी संदर्भ में भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री जी का कहना भी है कि मिडिल फैमिली के जीवन में जो सरकार की दखल है, इसका मतलब कि हर एक चीज़ में जो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है उन चीज़ों को बाहर निकालना है। तो उन्होंने एक टर्म भी दिया था कि मैक्सिमम गवर्नेंस होगा और मिनिमम गवर्नमेंट होगा। वो डिपार्टमेंट के लिए भी होगा और आम लोगों के बीच जितना प्रयास हो सके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो उसी अनुसार आज हम समझेंगे कि भारत का जो 25-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे जिस तरीक़ा से आया है वो मूल रूप से देखा जाए तो विकसित भारत, अखंड भारत और मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और मिडिल फैमिली और 4 जाति जो खासकर आधुनिक भारत की जो सबसे बड़ी समस्या मतलब उसमें अवसर भी है जिनके लिए काम करना है। प्रधानमंत्री जी हमेशा जिक्र करते हैं कि जन्म से जाति वाला नहीं, जो हमारी आधुनिकता वाला जाति है जिनका कि नाम दिया गया है महिला, यूथ, गरीबी और किसान, ये 4 लोगों के लिए खासकर ध्यान में रख कर कहीं सारे पॉलिसी, नीति और उनके अनुसार जितने भी सारे सुविधाएं होगी वो दिया जाएगा और यही हमें देखने को मिल रहा है इस इकोनॉमिक सर्वे में। तो ये 2014 से पहले जो सरकारें थी या जिन भी स्टेट की जो स्थितियां थी, आप जानते हैं कि परिवार को अगर राजनीति में अगर संलिप्त करते हैं तो उनका इम्पैक्ट जो है लोकतंत्र के रूप में ज़्यादा सही नहीं बैठता है। इसलिए नवगठित सरकार जो है, और मैं टाइमलाइन का बार बार जिक्र करता हूँ कि 2014 के बाद 14 और 2014 के बाद की जो सरकारें बनी और ये ऐतिहासिक निर्णय भी था भारत के लोगों का, क्योंकि जिस तरीक़ा से भारत को बदलना है और उसके लिए जो अस्थाई सरकार होनी चाहिए और कालखंड जो है, इतिहास बार बार वो चीज़ को रिपीट करता है कि जब जिसको ज़रूरत पड़ती है वो आपको सामने दिख जाएगा। तो ये सरकार, बीजेपी की सरकार खासकर, इनके सामने एक चुनौती भी है कि विकसित भारत का जो हम लोग सपना लेकर चल रहे हैं और हमारे पास एक अच्छा खासा समय है 15 से 20 साल अगर मोटा मोटी देखा जाए, और इन्हीं चीज़ों के साथ ये बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ आ रही है और मैन्युफैक्चरिंग को इस्टेब्लिश करना है, इंडस्ट्री को भी लगाना है, सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं लगाना है क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ को एक अस्थाई के रूप में भी हम देखते हैं। जैसे कि अगर इंडस्ट्री लगा देते हैं, एमएसएमई सेक्टर जो है, सूक्ष्म लघु उद्योग, वो भी इकोनॉमी का बैकबोन है। तो खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो अभी तक हमेशा एक सवाल होता है कि एक तरफ की यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती है, तो आपको भौगोलिक स्थिति जो उसको समझना पड़ेगा, यूथ की मनोदशा जो है उसको समझनी पड़ेगी, लोगों का जो ह्यूमन टेंडेंसी होता है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। आपका कल्चर ही आपका इकोनॉमिक बेस होता है और लेकिन ये कल्चर अगर आपके पास नहीं है, कल्चर का मतलब इंडस्ट्री बेस में बोल रहा हूँ, तो वो आपको आर्ट फॉर्म में चला जाएगा। यानी कि 2 टर्म जो आता है, आर्ट एंड कल्चर, कल्चर जहाँ नहीं है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ नहीं लगेगी और जहाँ नहीं लगेगी वो फिर इंडस्ट्री के रूप में आपको आर्ट फॉर्म में दिखेगा। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में है, कोई संगीत में है, कोई एक्टिंग में है, खासकर उन सारे सेक्टरों में जो कि सर्विस सेक्टर का रूप होती है। और फिर जा कर के जब ये आपका सर्विस सेक्टर बढ़ेगा या उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो स्वतः ही आपका मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जो है डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सरकारें की नज़र इस तरह का से है कि आपको तीनों सेक्टर को लेकर चलना है और इसमें जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जिस तरीक़ा से अभी यूथ पावर है भारत के पास, विश्व के सारे जितने भी सारे जिनको लोग बोला जाता है कि विकसित कंट्री है, उनकी अगर देखें बर्थ रेट तो लगभग जा चुकी है। और जब लोग ही कमाने वाले नहीं रहेंगे तो आप खर्च कहाँ से करेंगे। और भारत की तो हमेशा से ये हमेशा रहा ही है कि यहाँ खर्च भी करना जानते हैं, कमाना भी जानते हैं, और हमारी जो सेविंग प्रवृत्ति है
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो हस्तांतरण होता है वो भारत की सबसे बड़ी नींव है। तो इकोनॉमिक सर्वे हो या बजट हो, प्रधानमंत्री जी का और खासकर जो कैबिनेट है उनका हमेशा यही थीम रहा है कि मिडिल फैमिली को और भी मजबूत करना है। और महिला हो, यूथ हो, गरीब हो और किसान हो, ये 4 जाति पे खासकर ध्यान देना है। इस तरीक़ा से अगर हम देखें अपने स्टेट की बात करें बिहार की, तो 1990 का दौर, उसके बाद जिस तरीक़ा से 2004-5 में नीतीश जी ने कमान संभाली, एक-एक चीज़ को समझ करके पंचायत लेवल पे उसे ग्राउंड पे लाया। और एक समय था जब हम रोड, पानी, बिजली, ये जितने भी सारे बेसिक चीज़ थी उनसे हम लोग दूर थे और उन चीज़ों को फुलफ़िल किया। और अभी हम यह कह सकते हैं कि कम से कम एक अपॉर्चुनिटी अब खड़ी हो गई यूथ के लिए, खासकर टीनेजर के लिए, जो कि बिहार में अपनी कौशलता, अपना टैलेंट, आपके पास जो भी हुनर है उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। और अभी का जो मुहिम ही है 21वीं सदी का कि स्टार्टअप हब बनाना है, तो ये बिहार में ऐसी संभावना है। और इसके लिए सरकार जो है बहुत सारी मिनिस्ट्री यहाँ काम भी कर रही है, इंडस्ट्री भी काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है यूथ के पास वो विल पावर की है, क्योंकि बिजनेस पैटर्न को पकड़ना एक तरह का आलसीपन होता है, लोग करना नहीं चाहते क्योंकि हमारी टेंडेंसी रही है सरकारी नौकरी की तरफ। और इसमें यूथ का गलती भी नहीं है, क्योंकि आपका एजुकेशन उसी फॉर्मेट में है, वो जाकर के सरकारी नौकरी पर ही बैठता है, ना ही कोई स्किल सिखाता है। तो जब हम बदलाव की ओर देखते हैं तो बिहार में अचानक तो नहीं हुआ है, इसे समय लगा है, कम से कम देखा जाए तो 15 से 20 साल। और अब वो स्थिति वही बिहार की है जो भारत की है कि यंग है, टीनेजर है, कमाने वाला है, मेहनत करने वाला है। और मेरा तो मुहिम ही है कि बिहार को स्टार्टअप हब के रूप में देखना, और मैं इसीलिए वीडियो कंटेंट के रूप में ही प्रस्तुत करता हूँ। तो लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। और ख़ासकर इकोनॉमिक सर्वे में जिस तरीक़ा से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काम किया महिलाओं के ऊपर, यूथ के ऊपर, उनके सारे विवरण भी उन्हें दिए। और जो अचीवमेंट रहा है भारत सरकार का वो काबिल तारीफ़ है। और भी हमें इन्हीं एक्सेलरेट से काम करना है, ताकि भारत सशक्त तभी होगा जब भारत का स्टेट सशक्त होगा। तो इसके लिए हमें हमेशा प्रयास करना पड़ेगा। और इन्हीं चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।